टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। लोकसभा चुनाव, बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है और कांग्रेस की कैसी है तैयारी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में बीजेपी में तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद प्रदेश में पार्टी में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। शुरुआती रूप में नामों के पैनल तैयार हो सकते हैं, लेकिन उस पर अंतिम मुहर दिल्ली में ही लगेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी कैसे करेगी उम्मीदवारों का चयन। छिंदवाड़ा पर बीजेपी का प्लान क्या है, कौन लड़ सकता है छिंदवाड़ा से चुनाव, वो सीटें जहां के सांसद विधायक बन गए वहां उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा और कांग्रेस की क्या है रणनीति, इन तमाम सवालों को टटोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सोमवार को जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनावों के लिए रायशुमारी हुई। मंत्री, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी लोकसभा सीटों पर गए। मंगलवार को 4 बजे कोर ग्रुप की बैठक हुई। शाम 6 बजे चुनाव प्रबंध समिति की बैठक। माना जा रहा है कि 29 फरवरी को दिल्ली में बैठक के बाद कभी भी बीजेपी की पहली सूची का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में 29 से 29 लोकसभा सीटों को जीतने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यह भोपाल की रायशुमारी की बैठक थी, उसके पश्चात अभी पार्टी की ओर भी संगठनात्मक बैठकें हैं। बीजेपी भारी मतों के साथ में 29 सीटें तो जीतेगी, परंतु मतों का भी अंतर बहुत बड़ा लेकर के जीतेगी। मुरैना, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, सीधी, ये वो सीटें हैं जहां से बीजेपी के विधायक सांसद बन चुके हैं और साथ ही पार्टी छिंदवाड़ा में नाम पर रायशुमारी कर चुकी है। वहां से नेताओं के नामों का पैनल दिल्ली भेजा जा चुका है। कांग्रेस के इकलौते बचे गढ़ छिंदवाड़ा को छीनने के लिए बीजेपी दफ्तर में खास रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी के मद्देनजर पिछले दिनों छिंदवाड़ा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो छिंदवाड़ा में छोटे से छोटे स्तर पर कांग्रेस के नेटवर्क को खत्म करने पर काम हो रहा है। पिछले कई वर्षों से आप भी देख रही हैं, हम भी बतौर कार्यकर्ता देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमेशा छिंदवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है और हर बार भारतीय जनता पार्टी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है, यानी असफल रहती है। वही इतिहास इस बार फिर दोहराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव में काम को लेकर और कसावट आई है। नए सिरे से बूथों की मैपिंग हो रही है। बूथ प्रभारियों की लगातार बैठक हो रही है। पन्ना मंडल स्तर पर टोली संपर्क अभियान को बढ़ाया जा रहा है। हर लोकसभा सीट के लिए फरवरी में ही संयोजक, सह संयोजक और प्रभारी बना दिए गए हैं। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर से एंट्री की। सियासी गणित के हिसाब से ग्वालियर चंबल ही वो इलाका है जहां से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना से ही राज्य में प्रवेश करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के इस हिस्से से 18 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 16। यह आंकड़ा बाकी के क्लस्टर के हिसाब से सबसे कम था। अगर इन नतीजों का लोकसभा सीटों के हिसाब से आकलन करें तो बीजेपी मुरैना में कांग्रेस से पीछे रही और ग्वालियर और भिंड में कांटे की टक्कर थी। मुरैना में ब्राह्मणों को साधने पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुलाया है। मनोहर लाल खट्टर, केशव प्रसाद मौर्य, विष्णुदेव साय, हेमंत बिस्वा, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता भी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें वो बूथ स्तरीय सम्मेलनों से लेकर प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि लगभग 6 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। 23 सीटों के लिए रायशुमारी जारी है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो सूबे में मौसम का मिजाज ही नहीं बदला है, सियासी माहौल भी बदला बदला नजर आ रहा है। आज चर्चा करेंगे और टटोलेंगे क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में, किसकी तैयारी कितनी है और कैसी रणनीति यहां पर नजर आने वाली है। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के खेमे में, तैयारियां, एक तरफ तस्वीरें नजर आती हैं दौरों की, सौगातों की, तो दूसरी तरफ सियासी समीकरण को भी समझने की कोशिश आम जनता करती है। रवि वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ है इस बार चुनाव में, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है?
जी नमस्कार सभी पैनलिस्टों को। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो हमारे चुनावी चेहरों को लेकर मंथन चल रहा है। आज आपने देखा हमारे प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ बैठकें चली और कहीं ना कहीं जो 23 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए आज रायशुमारी भी करी गई। हम तो पहले ही चुनाव मोड ऑन कर चुके हैं। हमने अपने क्लस्टर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, अपने लोकसभा के संयोजक सह संयोजक सब नियुक्त कर दिए हैं। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं वो रायशुमारी का कार्य कर रहे हैं। उनमें हमारे जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां के विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, वहां के जिले के कोर कमेटी के सदस्य, इस प्रकार से पार्टी के जितने भी कनिष्ठ और वरिष्ठ नेता हैं सभी से ये रायशुमारी ली जा रही है कि उस पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र के लिए कौन सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा और उसी की जो लिस्ट है वो आज उस पर चर्चा की गई है। तो हमारी जब आज की जो बैठक थी उसमें आपने देखा कि हमारे जो लोकसभा के प्रभारी हैं श्री महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी, हमारे सारे क्लस्टर हेड्स थे, अजय जामवाल जी भाई साहब थे, हितानंद जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे। तो सभी हमारी पार्टी में प्रदेश संसदीय बोर्ड रायशुमारी के द्वारा ये तय करता है कि कौन प्रत्याशी किस संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे उचित होगा, सूटेबल होगा। उसके बाद जो ये लिस्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाती है और केंद्रीय नेतृत्व इस पे अंतिम मोहर लगाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश संगठन से लेके केंद्रीय संगठन तक हम सबका समावेश बनाकर ही अंतिम निर्णय लेते हैं कि कौन प्रत्याशी किस लोकसभा क्षेत्र के लिए उचित है और किसे वहां से चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी चीज ये है कि एक जो चर्चा पार्टी में है वो ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी आयु 50 वर्ष से कम रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको मौका मिले। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। किस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जैसे एक कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, किस प्रकार से पहली बार के विधायक श्री भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी में सबको मौका दिया जाता है और सबके समावेश से चलने वाली ये एक संगठन। तो इस बार वंदना जी, इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे। संक्षेप में जरा ये भी बता दें कि कितना इंतजार करना होगा सीटों को लेकर। आपने कहा कि रायशुमारी बन रही है और दिल्ली से मुहर लगने वाली है, तो कितना इंतजार करना होगा? देखिए, दिल्ली तो आज की बैठक के बाद जो भी तय हुआ होगा वो लिस्ट दिल्ली जा चुकी होगी या जाएगी और वहां पे केंद्रीय नेतृत्व की बैठकें होंगी और उसके बाद अवश्य ही बहुत जल्द हमारे सामने प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। हो सकता है कुछ लोकसभा क्षेत्रों के लिए पहले लिस्ट जारी की जाए, कुछ लोकसभा क्षेत्रों के लिए बाद में लिस्ट जारी की जाए। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है और प्रदेश ने तो अपने स्तर पर जो भी कार्य था, रायशुमारी की सारे कार्य कर दिए हैं। अब हम अपने केंद्रीय नेतृत्व की तरफ अपेक्षा भरी नजरों से देख रहे हैं कि कब वो ये लिस्ट को जारी करती है। तो अब देखते हैं, उम्मीद है बिल्कुल हमें भी इंतजार है। हमारी सहयोगी अमृतांशी भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। अमृतांशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आपने सुना वंदना त्रिपाठी जी ने बताया कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं बीजेपी के खेमे में। आपसे भी समझना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की, और इसके साथ एक बड़ा सवाल ये जो आम जनता के बीच मैसेज जा रहा है। बीते दिनों कई कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। रवि जी। नहीं अमृत जी, दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन के स्तर पर प्रत्याशियों का चयन के लिए अपने प्रभारियों के संग, अपने पर्यवेक्षकों संग लगातार मंथन और चिंतन कर रही है और उसके आधार पर सामाजिक समीकरण, युवाओं का, तो वरिष्ठों के, एक वरिष्ठ समाज जो है हमारे वरिष्ठ हैं, उनके साथ लगातार बैठक और चिंतन कर रही है और शीघ्र ही एक ऐसा पैनल तैयार होगा और ऐसे प्रत्याशी आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे जो वास्तव में जनता से जुड़े होंगे, जिनका सीधा सरोकार जनता से होगा। मध्य प्रदेश में अगर आप कांग्रेस छोड़ने की चर्चा कर रहे हैं तो एक विचारधारा की लड़ाई होती है। आज से 2 माह पूर्व भी आपने देखा हो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कुनबा जो लगातार उनके तमाम बड़े जो नेता थे, मिनिस्टर थे, एमएलए थे, पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। तो ये केवल एक सत्ता की लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। जिस विचारधारा को लेकर जो चलेगा वो पार्टी के साथ होगा, जिसकी विचारधारा मेल नहीं खाती है तो वो अपना रास्ता स्वयं बदल लेते हैं।
और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में आज जिस तरीके का सरपुटब्बल है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री लगातार सब कुछ बदल दूंगा, शिवराज जी का गुट अलग चल रहा है, मामा का घर, लगातार नाराज गुट महाराज गुट, खेमों में बटी भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार सरपुटब्बल जारी है। बिल्कुल। तो अब हमारी सहयोगी अमृतांशी भी है। अमृतांशी, आपने सुना वंदना जी ने क्या कुछ चीज़ें कहीं, या रवि वर्मा बता रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। एक खास मसले का जिक्र रवि जी ने यहाँ पर किया है, विचारधारा का जिक्र किया है। इससे पहले के चुनाव में आपने भी सुना होगा विचारधारा की लड़ाई और तमाम मसलों का जिक्र किया जाता है। विचारधारा वर्सेस जो तमाम सौगातें दी जा रही हैं या जो तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, या जो मौजूदा माहौल है, क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा अमृतांशी? बिल्कुल, देखिए क्विक अपडेट आपको दे देती हूँ। बीजेपी की जो ताबड़तोड़ बैठकें सुबह से लगातार जारी थी, वो बैठकें खत्म हो गई हैं और अभी कोर कमेटी और चुनाव जो हम कह सकते हैं समिति की बैठक थी वो खत्म हुई है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो सभी बैठक में मौजूद रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि बीजेपी बहुत जल्दी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, तमाम जो पैनल्स आज बनाए गए। देखिए बीजेपी ने बहुत ही समझदारी के साथ अपने जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको चुनने की रणनीति अपनाई है। यहाँ पर तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे रायशुमारी की जा रही है। एक जो लोकसभा सीट है उस पर 3 नाम जो है वो पदाधिकारियों को देने की बात कही गई है। मान लीजिए भोपाल है तो भोपाल से जो है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सुमित पचौरी, आलोक शर्मा, आलोक संजर, इन सभी के नाम जो है वो यहाँ पर पदाधिकारियों ने रखे हैं और इसमें ये जो पूरे नाम है इनको पूरा चुनकर एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल पर अभी बैठक में डिस्कशन हुआ है। अब बंद लिफाफे में पैनल में जो सिलेक्टेड नाम है वो जाएंगे दिल्ली। कल दिल्ली से उनको जो है वो तय किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि करीब 15 से 17 सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। इसमें मैं उनको भी शामिल कर रही हूं जो पहले केंद्रीय मंत्री या सांसद रहे हैं लेकिन वो मध्य प्रदेश आए, अब वो विधायक या मंत्री बन चुके हैं। उनके जो है सीट्स मिलाकर कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं और ऐसे में जो सीटें पहले खाली हुई हैं, मान लीजिए जो नरेंद्र सिंह तोमर की सीट थी, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप, राकेश सिंह, इन सभी की जो सीट्स थी, इन सीट पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं और इसमें एक छिंदवाड़ा भी शामिल किया जा रहा है। जो 6 से 7 नाम है पहली लिस्ट में आ सकते हैं जो कि बीजेपी की तैयारियां हैं। अब आज दिन भर बीजेपी में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी रहा और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी यहाँ पर ये कह रही है कि भले देखिए हम और आप सभी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं लेकिन पार्टी हमारी ऐसा काम कर रही है जो कि आपके नेता आकर हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले और इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के पहले देने की भी कोशिश है। और क्योंकि देखिए आचार संहिता लागू होने में अब मात्र हम कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन का वक्त है, कभी भी चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो बिल्कुल उसी का इंतजार भी सभी कर रहे हैं। लेकिन एक वंदना जी अमृतांशी ने यहाँ पर बताया और जो माहौल या जो चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि कई नेताओं के टिकट कट सकते हैं। उससे इतर एक सवाल ये कि कई जो सांसद थे वो विधायक बन गए, उनकी जगह पर क्या होगा? और इन तमाम चीजों के बाद जब आप फाइनल कर लेंगे तो कई नेता नाराज हो जाते हैं, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा? वंदना जी। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और कहीं ना कहीं अनुशासन हमारी पार्टी का मूल मंत्र है और हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो इस प्रकार के अनुशासनहीनता वाले कार्य कभी नहीं करते कि नाराज होकर पार्टी के विरोध में चले जाएं। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए चुनाव का समय होता है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपने कांग्रेस की तरह सिर टॉवल कपड़ा पार करते हुए आपने उन्हें कभी भी नहीं देखा होगा। उसका कारण है कि जो हमारे यहाँ अनुशासन चलता है और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार करते हैं जो भी निर्णय उन्हें संगठन द्वारा दिया जाता है। सब यहाँ कार्यकर्ता भाव से कार्य करते हैं। हम वरिष्ठों का अनुभव और युवा जोश के साथ कार्य करने वाली पार्टी हैं। हम सबको समानता का अधिकार देते हैं, चाहे वो हमारे युवा साथी हो, चाहे वो हमारी महिला मोर्चा महिला बहनें हो, चाहे वो हमारे वरिष्ठ जन हो। सबकी राय, सबका साथ सबका विकास वाली भारतीय जनता पार्टी में सबसे राय ली जाती है। सबके एक समावेशी जो विचारधारा के साथ जो निर्णय आता है उसके आधार पे हम, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या हमारे बाकी चुनाव हैं, उस पे हम प्रत्याशी उतारते हैं। और आप देखिएगा अवश्य इस बार भी जब सीटों की घोषणा होगी, प्रत्याशियों की घोषणा होगी, तो आपको भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम कांग्रेस जैसे
कपड़ा फाड़ और सिर पुटौल की राजनीति कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ये अनुशासनहीनता हम लोगों के, ना ही हमारे संगठन ने हमें सिखाया, ना ही हमारे कार्यकर्ताओं में है। हम कार्यकर्ता भाव से कार्य करने वाले लोग हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी पार्टी ने भी इस चीज को माना है कि कार्यकर्ता भाव से हम कार्य करते हैं, तो उन्होंने भी कार्यकर्ता को सर्वोपरि मानते हुए एक बार की विधायक को मुख्यमंत्री बनाया। कहीं ना कहीं अगर हम अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो वो भी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आप देखिए कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो अभी भी उनके अनुभवों का पूरा लाभ पार्टी ले रही है और बड़ी खुशी के साथ पार्टी की सारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब नहीं चलता। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, ये गुटबाजी, सिर पुटौल। और कांग्रेस पार्टी तो आप जानते हैं कि 4 गुटों में बट चुकी है। जीतू पटवारी जी की कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस, और केंद्र से इनके जो अयोग्य युवराज राहुल गांधी जी, उनका रिमोट कंट्रोल चलता है। तो जब ये जो गुटबाजी है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को विनाश की ओर ले जा रही है। और आप देखिएगा इस बार क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी, और छिंदवाड़ा में भी हमारा 29वां कमल अवश्य खिलकर रहेगा। ठीक है वंदना जी, रवि जी से जरा रिएक्शन ले लेते हैं। रवि जी, वंदना जी ने कुछ मसलों का जिक्र किया, सीधे तौर पर उसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। एक तस्वीर नजर आई थी जब कमलनाथ दिल्ली में थे, तो उनके जो करीबी हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आए थे, एक संकेत भी नजर आया था। एक गुटबाजी को लेकर एक बड़ा सवाल कि कांग्रेस खेमे के कई नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी की न्याय यात्रा है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, पर बीजेपी की तरफ से जो रणनीति चुनाव को लेकर आजमाई जाती है, केंद्र से तमाम मंत्री आते हैं, प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं, एक परिवर्तन, एक जो बदलाव है चेहरों को लेकर, वो बीजेपी के खेमे में नजर आता है, कांग्रेस के खेमे में कम नजर आता है। पिछले चुनाव को भी अगर आप देखें तो बहुत तब्दीली चेहरों को लेकर नहीं की जाती। रवि जी। नहीं अमृत जी, ऐसा नहीं है। दरअसल वंदना जी जिस विषय के आधार पर चर्चा करने जा रही हैं, उसका विषय से दूर दूर तक कोई कोसों दूर है ताल्लुक ही नहीं है। मध्य प्रदेश में आज जिस तरीके से कमलनाथ जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी ट्रोल मीडिया ने एक वातावरण बनाया, उसका कोई सरोकार ही नहीं था। ना ही कमलनाथ जी ने कभी कहा कि वे कभी जा रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक छवि कैसे कांग्रेस पार्टी की खराब की जाए, या एक ऐसे विश्वव्यापी नेता की छवि खराब की जाए जिसकी हमेशा से छवि खराब करने की, यही राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी की छवि खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सदैव से करती आई, लेकिन कभी सफल साबित नहीं हुए हैं। आज भारतीय जनता केवल झूठ के दम पर जो है मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाना चाहती है। राहुल गांधी जी लगातार एक विश्वव्यापी नेता के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी के लगातार पोल खोल रहे हैं, जनता के जनमानस के लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, और मुद्दों से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के दम पर किस तरीके से नेताओं को तोड़ा जाए, विपक्ष को कमजोर किया जाए, आज अपने बल में ना लड़ते हुए ईडी सीबीआई के दम पर ये चुनाव लड़ना चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और इस देश की विचारधारा एक है, और इस विचारधारा की जीत होगी। आप देखेंगे कि इस तरह की जो ताकतें कभी देश में सफल नहीं हुई है, थोड़े समय के लिए कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े बदलाव की ओर कभी भी इस मध्य प्रदेश की जनता या देश की जनता इस पार्टी को नहीं जाने देगी। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी का जो राप लग रही थी, जो जिसका सरोकार ही नहीं है, कहां से कार्यकर्ता आधारित पार्टी हो सकते हैं? ये तो सत्ता व्यवस्था की लुटेरे हैं, जो विपक्ष के नेताओं को सीबीआई के बल पर, ईडी के बल पर अपनी पार्टी में समावेश। ठीक है रवि जी, वंदना जी कुछ कहना चाहती है। वंदना जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रवि जी एक अहम सवाल है। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, जो बीजेपी में दर्जनों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। आप जो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर है, तो उनमें से तो दर्जनों कार्यकर्ताओं के पास अपनी स्कॉर्पियो भी नहीं है सर। उन्हें किस चीज का डर है? ईडी क्या कर लेगी उनका? ये तो साधारण कार्यकर्ता है, वे क्यों जा रहे हैं बीजेपी के खेमे में? ये आप जो लॉजिक दे रहे हैं या फिर आप जो कह रहे हैं, ये तो यहां पर तो ये चीजें नजर नहीं आती। दूसरा बड़ा सवाल, एक चीज ये भी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खेमे में भी तैयारियां जो है सीटों को लेकर, नामों को लेकर फाइनल हो गई है। रवि जी, क्या कब तक इंतजार करना होगा? जी, भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक या पूर्व मंत्री आप पार्टियां छोड़कर आ रहे थे, तो उनके साथ दर्जनों लोग आ रहे थे।
हम ये नहीं कह सकते कि उनका ईडी सीबीआई से कोई ताल्लुक नहीं है या उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है। जब बड़ा कोई नेता छोड़ता है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ दर्जनों लोग चले जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के तमाम विधायक और पूर्व मंत्री थे, जब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे थे तो ऐसा अनेकों बार देखा गया है। लेकिन आज जिस तरीके से समूचे विपक्ष के पीछे भारतीय जनता पार्टी बल के आधार पर पड़ी हुई है, सब देखे जा रहे हैं। आज जिस तरीके से मोदी की गारंटी फेल हो रही है, आखिर क्या भय है, क्या डर है? अगर ऐसा ही 400 प्लस जा सकते हैं तो विपक्ष के नेताओं को क्यों इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? ठीक है रवि जी, आपने एक सवाल यहां पर खड़ा कर दिया। आपने कहा कि राहुल गांधी के साथ साथ आपने कमलनाथ जी का भी जिक्र किया, कहा कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो सर कमलनाथ खुलकर कह देते ना मीडिया के सामने। आपने कहा कि मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा बनाया या इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो वे खुलकर कह देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी तो इंतजार करवाया ना कहीं कुछ चीजें अंदर खाने चली हैं, भले ही बात न बनी हो, ये एक अलग मसला है, लेकिन इस प्रकरण में एक सवाल खड़े कर दिए हैं रवि जी। आज भी छिंदवाड़ा में उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, ये तो मीडिया के लोग चर्चा बना रहे हैं। तो सर सवाल यही ना कि उस वक्त खुलकर कह देते। खैर वंदना जी से रिएक्शन ले लेते हैं। वंदना जी, वक्त कम है, संक्षेप में ही हम अपनी बातें रखेंगे। जी, कमलनाथ जी के विषय में तो आप भी जानते हैं कि कमलनाथ जी ने खुद स्वयं मीडिया के सामने आकर ये बोला था कि मैं जनता से राय ले रहा हूं, फिर मैं ये तय करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो इसका मतलब उनके दिमाग में कोई ना कोई डायलेमा चल रहा था, किसी न किसी द्वंद की स्थिति में वो स्वयं थे। अगर ऐसा नहीं होता तो बात है, कमलनाथ जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपकी बातें मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक सुनी है रवि जी, एक एक करके रवि जी एक एक करके वंदना जी को सुन लेते हैं। कृपया आपसे भी अपेक्षा है कि शांतिपूर्वक आप मेरी बात सुने। देखिए, कमलनाथ जी की एक डामाडोल वाली स्थिति थी, ये जनता भी जानती है, ये मीडिया भी जानती है कि वो किस तरह के स्टेटमेंट्स आके बाहर मीडिया को दे रहे थे, और उसी के आधार पर मीडिया ने ये और सबने ये राय बनाई कि ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। रही बात ये ईडी सीबीआई की बात करते हैं, तो जब अगर आप गलत नहीं है तो आपको ईडी सीबीआई का क्या डर है? ये बताइए कि बहुत सारे राज्यों में तो आपकी सरकार है, वहां पे आपको ईडी सीबीआई गलत नहीं लगती, वहां पे आप ईवीएम को गलत नहीं ठहराते। जहां मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के लगातार वीडियो आते हैं। ठीक है रवि जी वंदना जी वंदना जी, इनसे इतर होती है। आखिर सीबीआई ईडी उनके दफ्तर क्यों नहीं पहुंचती, उनके घर क्यों? ठीक है, लेकिन अभी सीबीआई ईडी को छोड़ देता है ना रवि जी, वंदना जी। अभी सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि जनता इंतजार कर रही है कि कब तक चीजें फाइनल होंगी। खैर अमृतांशी, आपने वंदना जी को सुना, रवि जी को सुना, जो दावे किए जा रहे हैं या जो चीजें सामने हैं, इनसे इतर भी कुछ ऐसा है जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा? कुछ है तो बताएं अमृतांश। संपर्क, आवाज नहीं मिल रही शायद अमृतांशी को। ठीक है, वंदना जी ने अपनी बातें कही। रवि जी, एक बड़ा सवाल यह है कि यहां पर है कि चलिए थोड़ा इंतजार करना है और उसके बाद जल्द ही तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी दिल्ली से मुहर लगने के बाद सीटों को लेकर। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहां भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं, अंदर खाने की चीजें फाइनल हो गई हैं। पिछले दिनों कमलनाथ के बयान सामने आए, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? कब तक इंतजार करना होगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? क्या कुछ तैयारियां हैं सर, संक्षेप में? जी अमृत जी, हमारा लगातार जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल जो चुनाव कार्य समिति है, लगातार जो प्रत्याशियों के चयन में लगी हुई है। हमारे यहाँ लगातार 1 to 1 प्रत्याशियों से जिनको चुनाव लड़ाना है, जो हमारे संभावित उम्मीदवार हैं, उनके साथ लगातार चर्चा का दौर है। केंद्रीय समिति लगातार इस पर बैठक को मंथन कर रही है। केवल पर्ची सिस्टम नहीं चलता हमारे यहाँ, पर्ची के दम पर जिस तरीके से अधिकारों को कुचल दिया जाता है, नागपुर में जो फैसले लिए जाते हैं पर्ची के आधार पर चर्चा करने वाले लोग आधार पर
ऐसी कौन कौन सी आपके यहाँ ना कोई रायशुमारी होगी, ना ही आप अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को ठीक है, बोलते, लेकिन और आप वंदना कहते जी, हैं कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सपने दिखा दिया जाए, दूल्हा कोई और, बारात किसी और की। मतलब ठीक है, लेकिन इन तमाम बातों से इतर मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है। वे कहते हैं कुछ आज आए हैं, कुछ कल आए हैं, कमलनाथ के प्रकरण को समझे या सीटों और तमाम समीकरणों को समझे। तो एक तरफ कांग्रेस के सामने भी मुश्किल है, पर बीजेपी की अगर बात करें, भले ही ना कहा जा रहा हो, पर जब चेहरे बदले जाते हैं तो एक नाराजगी भी सामने आती है। और जो सांसद विधायक बन गए, उनकी जगह पर किसे लाया जाएगा? कहा तो जा रहा है युवा चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है और तमाम चीजें इस बीच चल रही हैं। पर सबसे दिलचस्प होगा कि कुछ वक्त के बाद जब सीटें फाइनल हो जाएंगी तो उस वक्त क्या कुछ चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमृतांशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस सियासी माहौल के बीच थोड़ा इंतजार करना होगा। पार्टियों के बीच तमाम रायशुमारी और उसके बाद सीटों पर मुहर लगने के बाद एक अलग तस्वीर नजर आएगी, और उसके बाद तमाम तैयारियां, प्रचार और क्या कुछ एजेंडे हैं जिन्हें पब्लिक के बीच रखा जाता है, उनसे कितना फर्क पड़ता है, माहौल और सियासी बसात कैसे बिछती है, नजर हमारी भी है। आप भी नजर बनाए रखें। नमस्कार।